समाज में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत की है, बस उसे फर्क पड़ता है कि आपके रिजल्ट यानी मार्कशीट में कितने अंक प्राप्त किए हैं। यदि आपके बहुत अच्छे अंक आए हैं और आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है तो समाज वाले यही कहेंगे कि बच्चा बहुत पढ़ने वाला था, लेकिन अपना मौज मस्ती भी करता था, लेकिन पढ़ता होगा रात में बैठकर क्योंकि इसके अंक अच्छे आए हैं। यदि आप बहुत पढ़ाई करते थे, अगर आपके अंक खराब आ गए तो लोग यही कहेंगे पता नहीं कैसे पढ़ता था, अंक इसके खराब आ गए हैं। तो फिलहाल हम ये वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद है। और ये वीडियो जो है कक्षा 10 विज्ञान यूपी बोर्ड अनसॉर्ट पेपर पर आधारित है। सेट नंबर 7, पेपर कोड है आपका 824 सीपी। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और जो इसके 6 सेट है वो प्लेलिस्ट में है, आप बाद में जाकर वहां देख सकते हैं। इसमें हम कराएंगे 20 बहुविकल्पित प्रश्न कॉन्सेप्ट के साथ में। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए जो इस प्रकार है। यहां कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितनी है फोकस दूरी हमारी? 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, 20 सेंटीमीटर होगी या 40 सेंटीमीटर होगी। हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी कितनी है? 10, इसकी 2 गुनी कितनी हो जाएगी? 20। तो हमारी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। हम सॉल्व करके भी दिखा देते हैं आपके लिए। फोकस दूरी को नोट करते हैं एफ से, और एफ का मान हमें दे रखा है कितना? 10। और वक्रता त्रिज्या को नोट करते हैं आर से। आर जो है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है यानी 2f। आर बराबर हो गया हमारे पास में 2, एफ का मान कितना है? 10। तो 10 दूनी कितने हो गए हमारे पास? 20 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर है। तो सवाल का आंसर है कौन सा? सी ऑप्शन है, 20 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो क्या कह रहा है। यहां कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के निम्न किस रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन जो है वो कैसा होता है? न्यूनतम पूछा गया है। हम जानते हैं जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजारी जाती है यानी श्वेत प्रकाश किरण, तो वो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। तो सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल रंग का, यानी न्यूनतम विचलन लाल रंग का होता है। अधिकतम विचलन किसका होता है? बैगनी रंग का। लेकिन यहाँ पर तो लाल ऑप्शन ही नहीं है, यानी यहाँ हरा है, बैगनी है, जामुनी है, पीला है। तो हम बताते हैं आपके लिए बैजनी आहा पीनाला जो क्रम होता है नी हा पी ना ला, यानी ये क्रम होता है हमारा नीचे से ऊपर। यानी सबसे अधिक विचलन किसका है? बैगनी का। इधर सबसे अधिक कम विचलन किसका है? लाल का। तो यहां से देखते हैं लाल दिया है क्या? नहीं। ये होता है नारंगी। क्या नारंगी दिया हुआ है? नहीं। यानी लाल सबसे कम विचलन होता है, उसके बाद किसका होता है? नारंगी। नारंगी भी नहीं दे रखा है। नारंगी बाद क्या आया हमारे पास? पीला। तो यानी यहाँ पर जो ऑप्शन दिया होगा या तो लाल या तो नारंगी या तो नीला, वो पीला सॉरी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया है हमारे लिए? पीला ऑप्शन दिया है। यानी कि लाल के बाद नारंगी, नारंगी के बाद पीले रंग का विचलन जो है सबसे न्यूनतम होता है। तो यहाँ इस ऑप्शन से हम निकाल लेंगे। कभी कभी नहीं दिया जाता है लाल रंग, तो आपको याद रखना है या तो नारंगी दिया हो जाएगा या पीला दिया जाएगा। तो यहाँ पीला दिया है तो पीला लगा देंगे। और सबसे अधिक विचलन आ जाए तो कौन सा होगा? बैगनी। बैगनी के बाद कौन सा होगा? जामुनी। जामुनी के बाद कौन सा होगा? नीला। याद रखना ये आप। फिलहाल इस ऑप्शन के लिए कौन सा न्यूनतम विचलन? लाल। लाल के बाद नारंगी। नारंगी के बाद यहाँ पीला ऑप्शन दिया है, तो यहाँ डी ऑप्शन होगा पीला। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर जो इस प्रकार है। यहां कहा है कि एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के सामने f तथा 2f यानी 2 गुने 2f के बीच एक वस्तु रखी है। निम्न में कौन सा कथन प्रतिबद्ध यदि प्रतिबिंब प्रतिबिंब के लिए सही है? प्रतिबिंब के लिए सही है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ध्यान दीजिएगा। अगर वस्तु f और 2f के बीच में रख दी जाए और दर्पण लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक वस्तु से बड़ा, सीधा वस्तु से छोटा, उल्टा वस्तु के समान आकार का, या आभासी वस्तु से बड़ा। याद रखना जब उत्तल लेंस में वस्तु जो है f और 2f के बीच में रखी होती है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। याद रखना। तो यहाँ है वास्तविक और वस्तु से बड़ा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? ए सही है कि वास्तविक बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। उल्टा लिखा हो तो वो भी सही हो जाएगा हमारे पास। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर जो इस प्रकार है। यहाँ दिया है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? यानी जो प्रकाश आंखों में जाता है तो किसके द्वारा जो है नियंत्रित करता है? यानी कि सिलियरी मांसपेशियां, नेत्र लेंस, पुतली या कार्निया। हम देखते हैं, आपने देखा होगा जब हम धूप में रहते हैं और धूप से जब अंधेरे कमरे में अंदर आते हैं तो क्या होता है? हमें अंधेरा अंधेरा हो जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि पुतलियां हमारी बहुत बड़ी होती हैं। तो पुतलियां क्या होती है? प्रकाश को अधिक से अधिक जो है बड़ी होती मतलब छोटी होती, जब बाहर होते हैं तो छोटी होती पुतली, प्रकाश कम से कम जा रहा होता है। और जब अंधेरे में आते हैं तो क्या होता है? प्रकाश कम जा रहा होता है, इसलिए हमें दिखाई देता है। फिर पुतलियां अपनी बड़ी होती हैं।
तो प्रकाश अपने आप ज्यादा ले लेती हैं। जब अंधेरे कमरे से हम बाहर जाते हैं तो आंखें चौंधिया जाती हैं, क्यों? क्योंकि एक साथ प्रकाश जाता है। तो पुतली जो है वो उसको नियंत्रित करती है प्रकाश को अंदर जाने आने से। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी सही होगा। पुतली द्वारा जो है वो आंखों में प्रवेश जो है प्रकाश करता है, उसको संतुलित बनाए रखती है पुतली। तो यहाँ ऑप्शन सही है सी वाला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है 4 ओम। 4 ओम का मतलब प्रतिरोध दिया है R बराबर 4 ओम। ओम को साइन में इस तरह लिखते हैं। का एक प्रतिरोध 16 वोल्ट, वोल्ट मतलब विभवांतर, विभवांतर V दिया है हमारे लिए 16 वोल्ट, वोल्ट को V से लिमिट करते हैं, कि बैटरी के सिरों से जुड़ा है। प्रतिरोध के प्रति सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब होता है समय हो गया 1 सेकंड, T। प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड, यहाँ 1 सेकंड दिया है। आगे गुजरने वाला आवेश ज्ञात करवा रहा है। आवेश को नोट करते हैं हम Q से, यानी Q हमें ज्ञात करवा रहा है। और Q का सूत्र होता है I इंटू टी। आई इंटू टी, टी हमें दे रखा है, क्या रह गया है? आई। तो आई निकालते हैं। देखो आई का सूत्र क्या होता है? हम जानते हैं V बराबर I इंटू आर। तो आई निकालना है, आर काय में, गुणे में कायम चला जाएगा बटे में। तो आई बराबर हो जाएगा हमारे पास V बटे आर। तो मान लगाइए, देखिए V कितना दिया है हमारे लिए 16, आर कितना दिया हुआ है हमारे लिए 4, 4 से काट देंगे, 4 चौक 16। आई बराबर हो गया हमारे पास में 4, और आई मात्रक होता है धारा का कितना, क्या? एम्पियर। तो 4 एम्पियर धारा आ गई, लेकिन हमें चाहिए आवेश। तो Q बराबर होता है आवेश I इंटू टी। तो Q बराबर आई का मान कितना निकाला है 4, गुणे में T का मान कितना है 1 सेकंड, प्रति का मतलब होता है 1 सेकंड 1। तो Q बराबर हो गया हमारे पास में 4 एकम 4, और आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। तो यहाँ ऑप्शन हो गया कौन सा? 4 कूलाम। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। अगर वीडियो अच्छा लगे आपके लिए तो आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगेगा और अब ऐसी वीडियो आपके लिए और प्राप्त कर मतलब बनाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ शुरू करते हैं। देखिए छठा प्रश्न है, एक तार का प्रतिरोध कैपिटल R बराबर है 9। कैपिटल R बराबर कितना है? 9 है। इसे 3 बराबर भागों में बांटेंगे। भाई 9 को अगर 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितने? 3 3 3, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। तो प्रत्येक भाग जो हो गया अगला प्रतिरोध R1 R2, यानी इसके भाग बांट दिए गए। R1 बराबर R2 बराबर R3, तीनों भाग बांटेंगे तो कितने हो जाएंगे? 3 तीनों, यानी 3 और 3 3, यानी 3 और 3 6, 3 और 9 हो गए। 3 बराबर भागों में बांट दिया गया। इन 3 तार के टुकड़ों को परस्पर कौन से क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है प्रतिरोध? देखिए कैपिटल R तो दिया, ये लिखेंगे नहीं। समांतर क्रम में, ध्यान दीजिएगा, समांतर क्रम में जब प्रतिरोध को जोड़ा जाएगा तो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा 1 बटे R डैश बना दिया हमने। देखो R डैश ही है, ठीक, 1 बटे R डैश, ये तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे और तीनों का नीचे जोड़ देते हैं। 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये समांतर क्रम की बात हो रही है। 1 अपॉन यहाँ पर R डैश बराबर 1 बटे R1 का मान कितना है? 3, प्लस R2 का मान भी 3 है, प्लस R3 का मान भी कितना है? 3 है। देखो तीनों में हर बराबर है, एक बार हर लिख देंगे। 1 बटे R1 डैश मतलब बराबर 1 2 3, सब में हर बराबर है, 3 लिख दीजिए। ऊपर जोड़ देंगे 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, सॉरी यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितने हो गए? 1 बटे R डैश बराबर 1 2 3, बटे में कितना है? 3, 1 बटे में 1, तो यहाँ पर हो गया 1 बटे R डैश बराबर 1 बटे 1, त्रिज्यीय गुणा कर दीजिए। R डैश का मान आ गया हमारे पास में 1 ओम। ये यहाँ पर आ गया हमारे पास, ठीक है। जोड़ा यदि संयोजक का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, वो हमने निकाल लिया R डैश। कह रहा है तो इसका अनुपात, यानी ये वाला मान निकालना है। क्या निकालना है? R बटे में R डैश। R बटे में R डैश का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो R का मान कितना है हमारे पास में? 9, और R डैश का मान कितना निकाला है हमने? 1। तो क्या 9 बटे 1 लिखा है? कहीं नहीं लिखा है 9 बटे 1, तो क्या आएगा? 9 आएगा। क्यों? क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो ये आंसर हमारा आ गया 9। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही है। कहीं पर कोई डाउट दिखे आप तो कमेंट बॉक्स में उस डाउट लिख देंगे हम, तो आपको वहीं पर हम मैसेज में क्लियर कर देंगे। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो यहाँ पर है। ये कह रहा है एक धारावाही प्रणालिका के मध्य में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। यानी एक प्रणालिका है, मान लीजिए एक प्रणालिका बना ली,
इस तरह से। ठीक, इस प्रणाली का यानी चुंबकीय रेखाएं कैसी होंगी, इस प्रणालिका के अंदर चुंबकीय रेखा ऐसे होती है, देखो। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए। तो क्या हो रहा है, देखो अंदर जो चुंबकीय रेखाएं कैसी हैं वो पढ़ते हैं ऑप्शन, फिर बताते हैं। देखो वृत्ताकार है, बाहर वृत्ताकार है, नजर आ रही है। अंदर कैसी पूछ रहा है, अनियमित है, या प्रणालिका के अक्ष के समांतर हैं, या प्रणालिका के अक्ष के लंबवत। लंबवत तो दिख नहीं रही है, क्या दिख रही है, समांतर। यानी ये अंदर जो प्रणालिका है उसके जो चुंबकीय रेखाएं हैं ये सदैव कैसी दिख रही, समांतर। तो याद रखना, प्रणालिका के अक्ष के समांतर होती है चुंबकीय बल रेखाएं, ये हमें याद रखना है। बढ़ते हैं हम, देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। यहां कह रहा है कि अम्ल वर्षा में जल का पीएच मान होता है। अम्ल वर्षा में जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। वैसे जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, लेकिन यहाँ अम्ल की बात कर रहा है, वो क्या होता है, 5.6 से अधिक होगा, 5.6 से कम होगा, या 7.0 से होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो याद रखना, अम्ल में जल की वर्षा या अम्लीय वर्षा समझ लीजिए, उसमें जो पीएच मान होता है वो 5.6 से कम होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी सही है, 5.6 से कम होता है अम्ल वर्षा में जल का पीएच मान। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर यह अभिक्रिया दे रखी है, यानी यह है Zn सॉलिड, ठीक है, Cu कॉपर ऑक्साइड सॉलिड, और कॉपर सॉलिड जिंक ऑक्साइड सॉलिड में बदल गया, यानी अभिक्रिया है हमारे पास। ये पूछ रहा है क्या हो रहा है, जिंक अपचयित होता है, या Cu कॉपर ऑक्साइड अपचयित होता है, कॉपर अपचयित होता है, या जिंक ऑक्साइड अपचयित होता है। अब पता होना चाहिए आपके लिए कि अपचयित क्या होता है या उपचयित क्या होता है। तो याद रखना, जब ऑक्सीजन ग्रहण करता है कोई तत्व, यानी कोई तत्व इधर से उधर ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उपचयित होता है। यानी यहाँ पर Zn ने क्या किया, Zn ने ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया, तो ये तो उपचयित हो गया, उपचयन हो गया, मान लीजिए उपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन इसने क्या करी है, ग्रहण की है। और जो ऑक्सीजन त्याग देता है, इसने देखो ऑक्सीजन को क्या कर दिया, त्याग दिया, तो इसे बोलते हैं अपचयन। अपचयन, तो किसका अपचयन हो रहा है, देख लीजिए, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। तो यहाँ याद रखना कि ऑप्शन नंबर बी सही है, कॉपर ऑक्साइड अपचयित होता है। तो याद रखना, जब ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तो उपचयन है अभिक्रिया, और जब ऑक्सीजन त्यागता है तो अपचयन। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को त्याग दिया है तो इसलिए अपचयन, क्योंकि अपचयन अपचयन की बात कर रहा है, तो अपचयन ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी सही है। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। यहाँ कह रहा है कार्बन परमाणु की संयोजकता है, 2 है, 4 है, 3 है, 6 है। तो वैसे तो हम सभी जानते हैं कि कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। कैसे होती है, देखो कार्बन का परमाणु परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो हमारा होता है 6। 6 को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़ेंगे तो कितना तोड़ेंगे, 2, 4। तो यही जो कार्बन की बैलेंसी होती है, ये माइनस की इस तरह से 4 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं हम सी पर 4 माइनस ले सकते हैं। आपको पता भी है, अगर हम CH4 बनाते हैं यानी मीथेन गैस, तो इसमें कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। चारों तरफ हमारे पास हाइड्रोजन 4 वैलेंसी के साथ जुड़े होते हैं। तो ये 4 चतुष्फलक है, और याद रखना ये इसकी 4 इसकी जो है संयोजकता है, ये हमें याद रखना है। कार्बन परमाणु संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ हमारे पास जो है 10 प्रश्न हो चुके हैं, 10 और कराएंगे हम आपके लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आपने लाइक कर दिया हो तो बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। यदि आपने लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं, इससे हमें अच्छा लगेगा, हम और मेहनत करेंगे इसमें। फिलहाल शुरू करते हैं। ये वाला प्रश्न 11वां क्या दिया है कि धावन सोडा है, अम्लीय लवण है, उदासीन लवण है, या क्षारीय लवण है, लवण होगा यहाँ पे, क्षारीय लवण है, या लवण नहीं है। तो लवण तो है, धावन सोडा जो है कैसा है, धावन सोडा जो है वो क्षारीय लवण है, याद रखना। धावन सोडा क्या है, धावन सोडा क्षारीय लवण है। इसका सूत्र क्या होता है, देखिए इसका सूत्र होता है Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ये सूत्र होता है इसका, और ये जो है एक क्षारीय लवण होता है। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। यहां कह रहा है कि एथेनॉल की सोडियम धातु से अभिक्रिया होने पर उत्पन्न होती है, ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, या नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। वैसे तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं आपके लिए कि जब एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम धातु से होती है तो जो है हमारा हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन अभिक्रिया के द्वारा भी समझा देते हैं, देख लो। एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH प्लस, किसकी अभिक्रिया हो रही है, इसकी सोडियम, सोडियम धातु होती है Na। जब इसकी अभिक्रिया होती है तो एक H निकल जाता है यहाँ पर, तो बनता है देखिए C2H5O
और यहाँ H की जगह पर आ जाता है Na, और प्लस में यहाँ निकल जाती है हाइड्रोजन गैस, H2 गैस जो है वो हमारी निकल जाती है यहाँ पर। अब क्या होता है देखो, बैलेंस, ये कंकाली रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस भी कर देते। बैलेंस करने के लिए क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन के 2 आ गए हैं, यहाँ एक ही, तो यहाँ हमने 2 से गुणा कर दी, तो जब यहाँ से 2 से गुणा करी तो यहाँ भी हम 2 से गुणा कर देंगे। सोडियम कितना रह गया, 2 हो गया, तो यहाँ भी सोडियम से गुणा कर देंगे। तो ये हमारी जो है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। इससे पहले जो है कंकाली रासायनिक अभिक्रिया थी। फिलहाल आपको याद रखना है कि एथेनॉल की जब सोडियम से अभिक्रिया करती है, सोडियम धातु से अभिक्रिया होती है, तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। यहाँ लिखा ये अभिक्रिया है, HCl जलीय है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय है, NaCl जलीय है, यानी कि सोडियम क्लोराइड, और जल तो द्रव ही है। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया हो रही है, निराकरण अभिक्रिया हो रही है, उपचयन अपचयन दोनों अभिक्रिया हो रही है, या उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है। तो हम जानते हैं, देखिए HCl क्या है, ये है अम्ल, क्या है ये अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये NaOH क्या है, ये है क्षार। क्यों है क्षार, क्योंकि जब जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं वो अम्ल होता है, OH नेगेटिव आयन देते हैं क्षार होता है, और उससे क्या बनता है, ये होता है हमारा लवण। क्या है ये हमारा लवण। सोडियम क्लोराइड क्या है, लवण है, और ये तो हमारे पास H2O, ये तो जल है। अब ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि क्या, कि जब किसी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करके लवण और जल बनता है तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सही होगा डी वाला। ये अभिक्रिया कौन सी है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही है। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। यहाँ कह रहा है, ये उपभाग 3 है, देखो ध्यान दीजिएगा। उपभाग 1 जो है वो भौतिक विज्ञान का, उसमें 7 प्रश्न होते हैं। उपभाग 2 जो है वो रासायनिक विज्ञान का होता है, उसमें 6 प्रश्न होते हैं। उपभाग 3 जो है उसमें जो है जीव विज्ञान के होते हैं, इसमें 7 प्रश्न होते हैं। 7 6 13, 13 और 7 कितने होते हैं, 20। तो फिलहाल बढ़ते हैं उपभाग 3 यानी जीव विज्ञान के प्रश्नों पर। तो यहाँ दिया है, निम्न में से कौन एक विषमपोषी जीव है। विषमपोषी जीव की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। फफूंदी, हरी घास, आम का पेड़, केले का पौधा, ये देखो सब हरा हरा है, यानी कि हरे क्लोरोफिल वगैरह सब पाया जाता है इनमें, हरे पौधे, यहाँ फफूंद है। तो याद रखना ये कौन है, फफूंदी जो है वो एक विषमपोषी जीव है। फफूंदी क्या है, एक विषमपोषी जीव है। तो यहाँ पर फफूंदी में ऑप्शन सही होगा ए। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो यहाँ दिया है। यहाँ कह रहा है कि निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। ठीक है, वन, नदी, बगीचा या मरुस्थल। अब कृत्रिम पारितंत्र क्या होता है, जो मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार चीजों का निर्माण करता है उसे जो है कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। जैसे कि बगीचा बनाना है, खेत खलियान बनाना है, तो यहाँ बगीचा ऑप्शन दिया हुआ है, तो बगीचा हम अपने आप बनाते। देखो वन, नदी, मरुस्थल, ये प्राकृतिक की देन है, ईश्वर की देन है, जो हमारे पास वन, नदी, मरुस्थल है। लेकिन बगीचा जो है हम अपने सुविधा के अनुसार बनाते हैं, तो ये कृत्रिम पारितंत्र है, कौन, बगीचा। इसी प्रकार खेत जो है वो कृत्रिम पारितंत्र भी है। ठीक है, अगर ये ना आएगा तो खेत आएगा। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो यहाँ है। फुफ्फुसी कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी फुफ्फुसी जो कोशिकाएं हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, स्टोमेटा में, यकृत में, गुर्दे में, फेफड़े में। अब फुफ्फुसी कोशिकाएं क्या होती हैं, वायु कोष्ठकों को नाम बोलते हैं, वायु कोष्ठ। वायु कोष्ठ मतलब होता है जिसमें वायु जाती है, तो यानी ये कहाँ होते हैं, फेफड़ों में पाई जाती है। याद रखना कि फुफ्फुसी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, फुफ्फुसी कोशिकाएं जो है वो फेफड़े में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सही है, डी वाला। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ लिखा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS किस गैस का अवक्षय करती है। अवक्षय का मतलब होता है घटाती है, यानी नुकसान पहुंचाती है, कह सकते हैं। ऑक्सीजन का, ओजोन का, नाइट्रोजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC गैस जो है वो ओजोन गैस का अवक्षय करती है। ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। ये जो है वो सूर्य से आने वाली किरणें, परावैंगनी जिसे बोलते हैं, यूवी किरणें, याद रखना, यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रे, परावैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है, ये हमें याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है हमारे पास, कि किस गैस का अपक्षय होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ओजोन गैस का अपक्षय होता है। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। कह रहा है, निम्न में से कौन सुमेलित है। कौन सुमेलित है पूछा है, नहीं पूछा नहीं है। इसमें 3 ऐसे होंगे जो सुमेलित नहीं होंगे और एक ही ऐसा होगा जो सुमेलित होगा, वो हमको पहचानना है। पहला क्या है, प्लेनिरिया। प्लेनिरिया का कायिक परिवर्तन होता है क्या, या स्पाइरोगायरा का खंडन होता है, या गन्ना विखंडन होता है, या अमीबा पुनरुद्भवन यानी कि पुनर्जनन होता है। तो यहाँ याद रखना है मेरे लिए कौन सा ऑप्शन सही है। अब हम बताते हैं, देखो जो प्लेनेरिया होता है इसका जो होता है पुनरुद्भवन, यानी ये ऑप्शन तो ये वाला हो गया, तो ये वाला ए वाला तो ऑप्शन काट दीजिए, खत्म करिए इसकी कहानी।
गन्ना जो है, गन्ना का होता है कायिक प्रवर्धन, तो गन्ना काट दीजिए। वैसे ऑप्शन तो सही हमारा बी है, याद रखना। स्पाइरोगायरा का खंडन होता है। अब अमीबा जो है वो द्विखंडन होता है। अमीबा क्या होता है? द्विखंडन। अमीबा क्या हो गया? द्विखंडन हो गया। ठीक, तो ये भी हमारा पुनरुद्भव नहीं होता है, तो ऑप्शन सही है स्पाइरोगायरा यानी खंडन। स्पाइरोगायरा का क्या होता है? खंडन होता है, तो ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन जो है वो गलत हमने बता दिया। प्लेनेरिया का क्या होता है? पुनरुद्भवन या पुनर्जनन होता है। अमीबा क्या होता है? द्विखंडन होता है। गन्ना क्या होता है? कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, अगर मैचिंग आ जाए तो आप आराम से मैचिंग कर सकते हैं। आप बढ़ते हैं 19वें और 20वें प्रश्न की ओर। बस इतना ही रिक्वेस्ट है आपका कि अगर आप हमारे चैनल बने हुए हैं तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपने कर दिया है तो हृदय से आपका धन्यवाद है कि आप हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं। ऐसे जुड़े रहिएगा, लगातार आपको वीडियो प्राप्त होते जाएंगे। बढ़ते हैं देखिए 19वें प्रश्न की ओर। और अगर आपने लाइक कर दिया है तब आपका हृदय से धन्यवाद है, और अगर नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट में लिख सकते हैं। अच्छा लगा हो वीडियो या जो भी कमी रह गई हो वो भी लिख सकते हैं। क्लास शुरू करते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित होने वाली घटनाएं हैं, यानी इनमें से कौन सी घटनाएं हैं जो घटित होती हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। सबसे पहले कह रहा है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश उत्सर्जन को अवशोषण होता है, यानी कि जो क्लोरोफिल पाया जाता है पेड़ पौधों में वो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। पहला बताएंगे बाद में, पहले आप समझ लीजिएगा। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विपाटन होता है, ये दूसरा हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन या इनमें से सभी। वैसे ऑप्शन बिल्कुल हमारे सही हैं, इनमें से सभी। अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूं कैसे। क्लोरोफिल जो पाया जाता है पेड़ पौधों में वो क्या करता है? सूर्य से प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। पहला काम याद रखना, क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा का जो है वो अवशोषण करता है, पहला काम ये। दूसरा क्या है कि जो प्रकाश ऊर्जा है वो किसमें बदलती है? का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तथा जल अणु जो है, जल लिए हमने, खनिज लवण लिए हैं, जो मतलब जड़ से लिए हैं, वो जल अणु जो है वो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विपाटन हो जाते हैं, नहीं बढ़ जाते हैं, तो ऑक्सीजन क्या होता है? वातावरण में फैला दी जाती है पेड़ों के द्वारा। दूसरा काम, तीसरा काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। कौन ग्रहण करता है? कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है उनका। ऑप्शन नंबर यहाँ बिल्कुल सही है, इनमें से सभी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर इस वीडियो के। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा ताकि हमें अच्छा लगेगा। ये लिखा हुआ देखिए, इंसुलिन हार्मोन्स का कार्य होता है। क्या होता है इंसुलिन हार्मोन का काम? रक्त में वसा के स्तर को नियंत्रित करना, रक्त में प्रोटीन के स्तर को नियंत्रण करना, रक्त में शर्करा को स्तर के नियंत्रण करना, या रक्त में लवणों के स्तर को नियंत्रित करना। हम जानते हैं इंसुलिन होता क्या है। इंसुलिन जो है वो अग्नाशय में हार्मोन्स के द्वारा निकला हुआ एक पदार्थ होता है इंसुलिन, जो क्या करता है? मधुमेह रोग को कम करने का काम करता है, यानी रक्त में शर्करा को नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है? सी सही है, कि रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रण करता है, मधुमेह रोग से बचाने का काम करता है इंसुलिन नामक हार्मोन्स। तो फिलहाल ये वीडियो समाप्त होता है आपका। अगला वीडियो जल्दी लेकर आएंगे किसी अच्छे टॉपिक पर, क्योंकि 2025 के सातों सेट तो हमारे हो गए हैं। बाद में अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।